हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्राइवेटाइजेशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अंडर प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या किया गया, और फिर बाद में मैं बताऊंगा इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या रहे। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन लिखते हैं इसका। In the context of economic reforms, privatization means allowing the private sector to set up more and more of such industries which were previously reserved sorry previously reserved for public sector सॉरी वो कंपनीज जो पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई थी, उन कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल देना, उसे प्राइवेटाइजेशन कहा गया है अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, अंडर इट एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज ऑफ द पब्लिक सेक्टर आर ईदर होली और पार्शली सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो पहले सरकारी कंपनियां चल रही थी उनको प्राइवेट सेक्टर को पूरा का पूरा या आधा या कुछ परसेंटेज बेच दिया गया। ठीक है, उसको भी प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि सरकार ने अपनी कंपनियों के हिस्सेदारी बेची। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को। इट एनहेंसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिकॉज प्राइवेट सेक्टर कम्स टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ी, और प्राइवेट सेक्टर जब आता है तो काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करता है, प्रॉफिट बढ़ाता है, तो जिससे जीडीपी भी बढ़ती है। दस ट्रांसफरिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज टू प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के दो जो रूप हैं, पहला कि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनियां खोले, वो उन जगहों पे जहाँ पे पहले पब्लिक सेक्टर का मतलब कंट्रोल था। मतलब जो एरिया पहले पब्लिक सेक्टर के अंडर आता था उसको कम करके प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना कि तुम फलां फलां टाइप के काम खोल लो, जो पहले सरकार करती थी अब तुम वो काम करो। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग सरकारी कंपनियां हैं उनकी हिस्सेदारी को बेचना, जो लॉस मेकिंग कंपनी है उनको बेचना, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देना। ठीक है, या तो पूरा का पूरा बेच देना या पार्शली बेच देना। ठीक है, अब मेजर्स अडॉप्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या क्या काम किए गए, क्या क्या मेजर्स लिए गए। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट किया गया। कैसे? नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर हैज बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम 7 to 2 ओनली। 1991 से पहले अगर हम देखें तो 17 टाइप की कंपनियां, 17 टाइप के काम, 17 टाइप की कंपनियां सिर्फ सरकारी खुल सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ ही नहीं किया हुआ था। अब वो कम होकर 2 रह गई हैं। कौन कौन सी रह गई हैं? दीज टू इंडस्ट्रीज आर एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज, एंड द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज हैव बीन ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी अभी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर आते हैं। रेलवेज टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े स्टेप्स में प्राइवेटाइज होता जा रहा है, और एटॉमिक एनर्जी को भी आने वाले टाइम पे प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, नाउ इवन सम की कंपोनेंट्स ऑफ रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर हैव बीन ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हैं, आईआरएफ से ये वो फलां फलां, या फिर और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन्स बनाने की कंपनी या फाइनेंस जनरेट करने की कंपनीज जो थी, उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया है। दिस मेजर विल इंक्रीज द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो इससे क्या होगा, प्रायोरिटी सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा और उनमें इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। इट इज़ होप्ड दैट कॉम्पिटिशन एंड एफिशिएंसी विल इंक्रीज द एरियाज विच हैव बीन ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो एरियाज खोले गए हैं वहाँ पे कंपटीशन आएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द एरिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, आफ्टर प्राइवेटाइजेशन ह्यूज फंड्स आर इन्वेस्टेड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड इट हैज़ प्रमोटेड कंपटीशन। तो पहले सिर्फ बीएसएनएल होता था, बीएसएनएल को छोड़ के इंडिया में पहले बीएसएनएल की मोनोपोली होती थी, सिर्फ फोन्स वगैरह वही प्रोवाइड करती थी बीएसएनएल सरकारी कंपनी। जैसे प्राइवेटाइज किया तो बाकी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पैसा आया, जॉब्स जनरेट हुई, देश की तरक्की हुई, एफिशिएंसी बढ़ी, फलां फलां। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। जो सरकारी कंपनियां हैं उनके शेयर्स या उनके हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को बेच दी जाएगी। अप टू 74% ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर हैव बीन सोल्ड टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक एंड वर्कर्स। तो बेसिकली एवरेज लगाई जाए तो जितनी भी कंपनियां हैं उसके अगर एवरेज लगाई जाए तो तकरीबन 74% हिस्सेदारी सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच चुकी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, या पब्लिक या फिर वर्कर्स को दे चुकी है।
till the end of March 2021, shares of public sector worth rupees 5,15,535 crore were sold. तो इतने लाख करोड़ के शेयर सरकार बेच चुकी है 2021 तक, और डाटा जैसे लेटेस्ट आएगा वैसे आप और ऐड कर सकते हो। इन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs होती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब सरकारी कंपनियां, इवन 100% शेयर्स आर डिसइन्वेस्टेड। कई सरकारी कंपनियों में तो 100 का 100% ही प्राइवेट हो चुका है। नाउ शेयर्स ऑफ PSUs आर सोल्ड थ्रू बिडिंग प्रोसेस। तो PSU के शेयर बिडिंग के थ्रू बेचे जाते हैं, IPO लाया जाता है मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो सरकारी कंपनियां लॉस पे चल रही हैं, सिक मतलब लॉस पे चल रही हैं, उनका क्या किया। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर ट्रीटेड एज इन द सेम वे एज द सिक यूनिट्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो सरकारी कंपनियां जो लॉस पे चल रही हैं उनको वैसे ही लिया जाएगा जैसे प्राइवेट कंपनीज लॉस पे चल रही हैं, ठीक है। द वर्क ऑफ रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक कंपनीज वॉज गिवन टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ऐसी कंपनीज को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंडर रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। इन सम केसेस सिक PSUs विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड, वो सरकारी कंपनियां जो रिवाइव ही नहीं कर पा रही, जो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पा रही, आर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर, वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर को बेच के सरकार अपना पैसा लेके निकल जाएगी। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU लाया जाएगा विद द व्यू टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। A system of MOU has been introduced। तो MOU को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या आ जाता है, अंडर इट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विल बी गिवन मोर फ्रीडम एंड दे विल बी अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट्स। तो जो मैनेजमेंट होगी कंपनी की, सरकारी कंपनी की, उसको ज़्यादा फ्रीडम दी जाएगी, और सारे के सारे जो रिजल्ट्स आएंगे, जो मतलब रिजल्ट आएगा ज़्यादा फ्रीडम देने का, उसका भी जो क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, उसकी भी जो जिम्मेदारी है उसी मैनेजमेंट को दी जाएगी। इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको MOU कहते हैं, मोर ऑटोनॉमी इज गिवन टू डायरेक्टर्स एंड दे नीड नॉट टेक परमिशंस फॉर रूटीन डिसीजंस फ्रॉम मिनिस्टर्स। उनको, डायरेक्टर्स को या मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दी जाएगी। अब उनको छोटे छोटे कामों के लिए मिनिस्टर्स के ऑर्डर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन 1991-92 71 PSUs साइंड MOU। तो 71 सरकारी कंपनियों ने MOU साइन कर लिया। इन द ईयर 2019-2020 144 एंटरप्राइजेस हैव साइंड MOU। तो ये जो है ये बढ़ता ही गया, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को MOU साइन करवाया गया, ठीक है, सरकारी कंपनियों को। अबाउट 77% ऑफ PSUs who have signed MOU have improved their performance। तो जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज ने जो है साइन किया MOU, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मैनेजमेंट को दी गई, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई और वो प्रॉफिटेबल आ गए, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम हो जाएगी ना उसमें। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल रिन्यूएबल फंड, जिसको NRF भी कहा गया है। दिस फंड वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन अकाउंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से कईयों की नौकरी चली जाती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फंड बनाया गया। द एम्प्लॉयज़ वर ऑफर्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसको VRS कहते हैं। इस स्कीम के अंडर अगर आप टाइम से पहले रिटायर हो जाते हो तो आपको लमसम पैसे दे दिए जाएंगे। अप टू मार्च 2019 6.28 लाख एम्प्लॉयज हैड सॉट VRS फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो सरकारी कंपनी से तकरीबन 6,28,000 लोगों ने जो VRS ले लिया, उनको टाइम से पहले रिटायर कर दिया गया और उनको लमसम पैसे देके उनकी छुट्टी कर दी। दिस फंड इज इवन यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज ऑफ PSUs। तो जो PSUs के एम्प्लॉयज हैं जिनकी वैसे ही छुट्टी कर दी, उनको भी थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाता है जिससे उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। अब आ जाता है एडवांटेजेस क्या हैं प्राइवेटाइजेशन के, फिर हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इससे एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो काम करना जानता है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंक्रीजेस देयर प्रोडक्टिविटी, जिसको एफिशिएंसी कहा जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। तो सरकारी कंपनियां जब आती हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर जब आता है, तो वो अपना काम अच्छे से कर लेता है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है, और जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और GDP भी बढ़ेगी। तो इससे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि प्राइवेट सेक्टर के आने से एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। थ्रू प्राइवेटाइजेशन बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर कैन बी अवेल्ड। तो प्राइवेटाइजेशन जब आती है तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट आती है,
ऐसा नहीं होता कि आईएएस क्लियर करके कोई बंदा आया उसको बैठा दिया भाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्टर उसी को चूज किया जाता है जो कैपेबल होता है, समझ गई बात। तो कैपेबिलिटी होती है जिसमें एफिशिएंसी होती है, जो प्रॉफिटेबल काम करके दिखाता है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, अच्छे से काम करती है। इन प्राइवेट सेक्टर पर्सन्स विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक एमबीएज फ्रॉम रिप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस आर अपॉइंटेड। तो जिनके पास प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल कोर्स करके आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा। इफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर is foreign investor then even benefit of foreign expertise can be availed। अगर उस कंपनी में पार्टनर या कोई छोटा मोटा हिस्सेदार अगर फॉरेन एंटिटी है या फॉरेन इन्वेस्टर है, तो फॉरेन इन्वेस्टर भी अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बंदा बिठाएगा, तो जो फॉरेन एक्सपर्टीज है उसका भी फायदा मिल जाता है प्राइवेट कंपनी को। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन कंपटीशन। बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड बाय प्राइवेटाइजिंग existing public sector undertakings benefits of competition can be availed। तो सिंपल वर्ड्स में जब एग्जिस्टिंग कंपनीज को प्राइवेटाइज करेंगे या प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन कंपटीशन, ये तो सबको पता है, सस्ते में माल मिल जाता है अगर कंपटीशन हो। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर टैरिफ रेट्स ऑफ टेलीफोन सर्विसेज हैव कम डाउन। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। एक टाइम ऐसा था जब शुरू में जब फ़ोन लॉन्च हुए थे, मैं तो स्कूल में था उस टाइम, तो उस टाइम पे जब मेरे फादर ने फ़ोन ख़रीदा तो इनकमिंग के 7 रुपये और आउटगोइंग के 13 रुपये। अब तो इनकमिंग आउटगोइंग तो फ्री हो चुकी है, ठीक है ना। नाउ देयर इज़ नो मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ मोर कॉम्पिटिटिव। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो इसके अंदर जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा। कोई मोनोपोली ना रहे तो कंज्यूमर्स को ही फ़ायदा होगा ना, सस्ते में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इन लाइन विद इंटरनेशनल ट्रेंड। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड प्राइवेटाइजेशन। तो डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज ने लगातार प्राइवेटाइजेशन तो अब सिस्टम में अडॉप्ट कर ली हुई है। सो बाय अडॉप्टिंग प्राइवेटाइजेशन आर इकोनॉमी विल कम इन लाइन विद द इंटरनेशनल ट्रेंड्स। तो हमारी इकोनॉमी भी जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके मुताबिक ही चल रही है। तो जब उसके मुताबिक चलती है तो कोई पॉलिसीज़ भी सिमिलर हो जाती हैं, तो ज़्यादा कोई डिफ्रेंशिएशन या कोई जो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता। नेक्स्ट, रिडक्शन रिडक्शन इन इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन था, सरकारी एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें निकालो, ये करो वो करो, तो वो बर्डन कम हो गया क्योंकि अब सरकार ने अपनी कंपनियां बेच के साइड होगी। थ्रू प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर विल शेयर द बर्डन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड विल प्रोवाइड फंड्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर भी आगे आता है और इन्वेस्टमेंट करता है और नई नई कंपनियां खोलता है, वो भी बर्डन शेयर करता है देश की तरक्की का। द बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स एंड सिक यूनिट्स इज रिड्यूस। तो अब सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहता कि नए नए प्रोजेक्ट वो सरकार खुद खोलेगी, तो प्राइवेट सेक्टर को ठेका दे देती है, वो खुद काम कर लेगी, समझ की बात। और मॉडर्नाइजेशन जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर अच्छे से जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है। और जो कंपनियां लॉस पे चल रही हैं जो कंपनियां लॉस पे चल रही हैं, प्राइवेट सेक्टर तो बंद करके और कोई काम खोल लेगा। जो सरकार है वो चलाती रहती है। तो इसके भी काफ़ी बुरे असर पड़ते हैं अगर सिक यूनिट्स को लगातार घसीटा जाए तो। इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिड्यूस्ड बाय प्राइवेटाइजिंग लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो लॉस पे चल रही थी, उनको सरकार ने सॉरी बोल के मेरा गला बैठ गया है, फिर भी मैं ये टॉपिक तो कंप्लीट कर ही लूँगा। तो जो सरकारी कंपनियां हैं वो लगातार जो लॉस पे चल रही थी उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, और प्राइवेट सेक्टर को जब बेचा तो सरकार के ऊपर से जो उनकी तनख्वाहें देने का जो बर्डन, लगातार खर्चे का जो बर्डन था वो कम हो गया। तो सरकार के ऊपर से भी सिरदर्दी हटी कि अभी जो फालतू की लॉस मेकिंग कंपनी उस पर खर्चा किए जा रही है सरकार, वो कम हो गया। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ गए। बाय सेलिंग गवर्नमेंट इक्विटी टू प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट कैन रेज ह्यूज फंड। सरकार को अपनी कंपनीज बेच के फुली या पार्शली काफ़ी पैसा आ गया। दीज फंड्स कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन फंड से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेटाइजेशन पुट्स एन एंड टू प्रॉब्लम्स ऑफ रेड टेपिज्म, नेपोटिज्म एंड अदर ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स। तो इसकी वजह से, जो प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज करने की वजह से, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, रेड टेपिज्म, जो प्रोसीजरल डिलेज, फाइल एक टेबल पे पड़ी रहती है, फिर दूसरे टेबल पे करप्शन होती है, या फिर जो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। द रूल ऑफ अर्न अकॉर्डिंग टू वर्क इज फॉलोड। तो ये रूल बन गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर आता है
तो जैसा काम करेगा वैसा कमाई करेगा, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ गई, क्योंकि प्राइवेट बंदा तो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सरकारी कंपनी जब खुलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स करें लॉस की, ये पता ही नहीं लगता। मिनिस्टर कहता है मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट कहता है मिनिस्टर ने अपने सिफारशी बंदे भर्ती कर लिए, तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते थे। इफ अ पर्सन डज नॉट वर्क ही इज थ्रोन आउट ऑफ द जॉब। प्राइवेट सेक्टर में क्या, अगर काम नहीं करता तो बाहर निकाल देंगे। दिस इंक्रीजेज द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टाफ। स्टाफ को पता लग गया कि भाई अब तो काम करना ही पड़ेगा, अगर काम नहीं किया तो उठा के बाहर फेंक देंगे। नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एमओयू साइन किया था तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो गई। वन गेट्स रिड ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टू सम एक्सटेंट एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जब प्राइवेटाइजेशन होगी, फुली होगी, फुल प्राइवेट कर दी, फिर तो बिल्कुल इंटरफेरेंस खत्म है। अगर पार्शली कर दी तब भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो जाती है, पहले से तो कम ही हो जाती है ना। देयर इज नो डिले इन टेकिंग इंडस्ट्रियल डिसीजंस, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है अपने मार्केट के हिसाब से काम करता है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से काम करता है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना के बराबर होती है। इंडस्ट्रीज आर रन ऑन साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स मतलब डिमांड एंड सप्लाई मार्केट के हिसाब से। फंक्शनिंग ऑफ दीज इंडस्ट्रीज बाय द एक्सपर्ट्स बिकम पॉसिबल। अब सरकार की दखल अंदाजी कम होगी, मिनिस्टर कंसर्न मिनिस्टर टांग नहीं फंसाएगा लगातार रोज के काम में, तो काम तो अच्छा ही होगा ना। तो जो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो रिड्यूस कर दी गई। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट टू न्यू इन्वेंशंस। इन प्राइवेट सेक्टर मोर एम्फेसिस इज गिवन टू रिसर्च, क्योंकि वो रिसर्च नई नई चीज़ें लेके आएंगे, उनकी चीज़ें बिकेंगी, तभी तो उनको प्रॉफिट होगा। प्राइवेटाइजेशन एनकरेजेस न्यू इन्वेंशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये सारी जो चीज़ें, न्यू इन्वेंशंस, नई नई चीज़ें, न्यू टेक्निकल नो हाउ जिसे कहते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा आया। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। विद द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आर इकोनॉमी इज इंटरेक्टिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब ग्लोबलाइजेशन आती है तो प्राइवेटाइजेशन के बढ़ने से ग्लोबलाइजेशन भी आई। ग्लोबलाइजेशन के आने से हमारी इकॉनमी वर्ल्ड इकॉनमी के साथ मिल जाती है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ आर इकॉनमी। हमारी इकॉनमी प्राइवेटाइज हुई, उससे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला। व्हेन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर सोल्ड टू फॉरेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स देन प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन। तो जब हमारी सरकारी कंपनियों का कुछ हिस्सा फॉरेन एंटिटीज को भी बेचा गया, फॉरेन पार्टनर्स को भी बेचा गया, उससे प्राइवेटाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन भी फैलती है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोशन मिलेगी। इट फर्दर क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, बूस्ट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड प्रमोट्स एक्सपोर्ट। तो प्राइवेट सेक्टर आएगा तो भाई इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलेगी, समझ की बात। तो नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई बढ़ी, क्योंकि बाहर से कंपनियां आके उन्होंने अपनी कंपनीज विद इन द कंट्री खोली। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से तो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होती है, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने अपनी कंपनीज इंडिया में खोली। इट एनकरेजेस फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल 2000 टू सितंबर 2021 rupees 34 lakh 34 lakh for 4,409 crore, exactly 34 lakh something thousand crore were invested in the form of FDI। तो FDI की फॉर्म में 34 लाख समथिंग करोड़ इन्वेस्टमेंट हो चुकी है विद इन द कंट्री, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट है। नेक्स्ट रिडक्शन इन लॉस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जो सरकारी कंपनियां लॉस पे चल रही थी उन्होंने एमओयू साइन किया और अब इंटरफेरेंस कम हो गया है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से वो उनके जो लॉसेज है वो कम हो गए। प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो एनकरेजेस existing public sector undertakings to improve their efficiency because there is always a threat of privatization to loss making PSUs। तो जो लॉस मेकिंग सरकारी कंपनियां चल रही थी उनके सर पे तलवार लटकती है कि अगर हम लॉसेज पे ही चलते रहे तो सरकार क्या पता हमारी कंपनी को भी बेच के प्राइवेटाइज कर दे। तो जो सरकारी इंप्लॉइज होते हैं वो एफिशिएंसी से काम करने लग जाते हैं कि कहीं हमारी कंपनी को भी प्राइवेटाइज सरकार ना कर दे कहीं। दिस वे प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स इन इंप्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो जो एग्जिस्टिंग सरकारी कंपनियां चल रही हैं उस डर की वजह से कि उनको प्राइवेटाइज ना कर दिया जाए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती काम की। Many loss-making public sector undertakings have started generating profits because of the threat of privatization। कई loss-making companies चल रही थी सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन के डर से अच्छा काम करने लग गई। अब आ जाता है डिसएडवांटेजेस क्या हैं प्राइवेटाइजेशन के। प्राइवेटाइजेशन के नुकसान क्या हैं? सबसे पहला इंडस्ट्रियल सिकनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेटाइजेशन डज नॉट नेसेसरीली ऐड टू एफिशिएंसी। जरूरी नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन होएगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया इज अ ग्लेरिंग एग्जाम्पल। अब इतनी सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज खुली हुई हैं, वो भी लॉसेस पे चल रही हैं, ठीक है। इन ईयर 2016
there were 4,80,286 micro and small scale industrial sector units in the private sector. तो प्राइवेट सेक्टर में इतने सारे यूनिट्स लॉस मेकिंग में चल रहे थे, ठीक है, लॉसेस पे चल रहे थे. बैंक लोन्स अमाउंटिंग फॉर रुपीज 32,674 करोड़ वर आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट देम. तो इतनी सारी कंपनियों के ऊपर 32,000 समथिंग करोड़ का लोन चल रहा था जिसपे वो डिफॉल्ट मार गई. तो जरूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर होगा तो भाई प्रॉफिट ही आएंगे, समझ के बाद लॉस भी आ सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है इट इग्नोर्स सोशल वेलफेयर. जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा ना, उसको तो वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है. अंडर प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर keen to invest their capital in those industries in which the margin of profit is very high. वो ऐसी कंपनियां खोलेंगे जिसमें प्रॉफिट मार्जिन हाई है. प्राइवेट सेक्टर गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू प्रॉफिट मोटिव देन द सोशल वेलफेयर. तो वो वेलफेयर की थोड़े ना सोचेंगे, वो ऐसे गुड्स थोड़ा ना बनाएंगे जो कॉमन मैन या पुअर पीपल खरीदे, वो गुड्स बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो. नेक्स्ट आ जाता है क्लास स्ट्रगल. प्राइवेटाइजेशन से अमीर गरीब का स्ट्रगल ही चलता रहता है. प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज क्लास स्ट्रगल, ठीक है, अमीर गरीब के बीच का जो स्ट्रगल है. कैपिटलिस्ट्स जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं एंड द लेबरर्स हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट दैट एडवर्सली अफेक्ट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी. जो कैपिटलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और लेबरर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करें, और लेबरर्स को होता है हमें तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा दें. तो दोनों के कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होता है, तो हर तीसरे दिन हड़तालें या स्ट्राइक्स वगैरह चलती रहती है. नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटीज भी लिख सकते थे. तो प्राइवेटाइजेशन गिव्स राइज टू इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड इट रिजल्ट्स इन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. तो जब भी प्राइवेटाइजेशन जिन जिन कंट्रीज में आई है उन कंट्रीज में जो कैपिटलिस्ट टाइप के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और जो ज़्यादा पैसा है वो उनके हाथ में चला गया. अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप होमवर्क कीजिए कि इंडिया में टॉप 10% के पास कितने पैसे हैं और बाकी 90% के पास कितने पैसे हैं. ये मैं आपके ऊपर होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूँ. ह्यूज इनइक्वालिटीज आ जाती हैं. प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स द लार्ज इंडस्ट्रीज टू ग्रो फर्दर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज सफर फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज कॉम्पिटिशन. छोटी छोटी कंपनीज कॉम्पिटिशन की वजह से परेशान होकर बंद ही हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, with the privatization of VSNL and IPCL, government has created monopoly in the hands of Tata and Reliance respectively. तो अगर उनकी मोनोपोली फैल जाएगी और सरकार अपनी कंपनियां बेचती रहेगी, प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली फैल जाएगी, तो खुद सोचो प्राइवेट सेक्टर एक टाइम के बाद हाई फाई रेट चार्ज करने शुरू कर देगा. जियो शुरू में आया कंपटीशन के लिए 300 रुपए का बेच रहा था अपना पैक, ठीक है, मोबाइल का. अब आस्ता आस्ता करते करते 600-700 तक ले गया है, समझ की बात. क्योंकि और प्लेयर्स कौन से रह गए, और प्लेयर्स तो कम रह गए ना, उतना कोई कंपटीशन भी नहीं है. अब BSNL ने थोड़ा कंपटीशन देना शुरू किया है, मगर आपको पता है BSNL की सर्विसेज कैसी हैं. नेक्स्ट आ जाता है अपोजिशन बाय एम्प्लॉइज. जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपोज करेंगे कि भाई हमने प्राइवेटाइजेशन नहीं करवानी, हड़तालों पे बैठ जाएंगे. ट्रेड यूनियंस इन इंडिया अपोज प्राइवेटाइजेशन इन PSUs. PSUs में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ट्रेड यूनियंस उसको अपोज करेंगी. ट्रेड यूनियन मतलब लेबर यूनियंस वगैरह, ठीक है. अकॉर्डिंग टू देम इट विल स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी. एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो आधे बंदों की छुट्टी कर देगा, समझ की बात, उनको नौकरी से निकाल देगा. ऑल्दो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट हैड सेट अप नेशनल रिन्यूएबल फंड एंड has provided rupees 200 crore for it, yet the trade unions have not so far favored privatization. सरकार ने हालांकि काफ़ी कोशिश की और नेशनल रिन्यूएबल फंड बनाया कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट वगैरह लेना चाहते हैं, जो रिट्रेंच्ड एकदम से निकाल दिए, उनको थोड़ा बहुत पैसे दे दिए जाएं. मगर फिर भी जो ट्रेड यूनियंस है वो कहते हैं कि हम इसको फेवर नहीं करते, हमारे लिए ये फेवरेबल बात नहीं है. मतलब वो हमेशा यही चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो. नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइवेट सेक्टर नीड्स ह्यूज रिसोर्सेज टू बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. जो सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, उनको सरकारी कंपनियों को खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए. प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट मैनेज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑल बाय इटसेल्फ. वो सारा का सारा पैसा अपनी जेब में से लगाने में असमर्थ है, उसके पास इतने पैसे नहीं है. इफ इट बोरोज फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू बाय शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, then it will amount to buying government enterprises with government funds by private sector. यहाँ पे बहुत ज़्यादा चालाकी होगी. यहाँ पे क्या किया, कुछ प्राइवेट सेक्टर ने, कुछ प्राइवेट कंपनियों ने सरकार की मदद से, सरकारी बैंकों से लोन लेके सरकारी कंपनियां ही खरीद ली. तो सरकार की मदद से सरकार की कंपनी बिक गई. अब मैं नाम नहीं लूंगा किसने क्या क्या खरीदा, ठीक है, पता लगा मेरा चैनल ही बंद हो जाए. इट विल नॉट बी फेयर, ठीक है. वो फेयर नहीं है कि अगर मैंने कोई सरकारी कंपनी खरीदनी है तो मैं सरकारी बैंकों से लोन लेके वो सरकारी कंपनी खरीद लूँ,
समझ की बात। शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस शुड बी सोल्ड टू पब्लिक थ्रू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के थ्रू अगर बिकेंगे तो सबको मौका मिलेगा वो कंपनी को खरीदने का। हाउएवर देयर इज लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ इट, उसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम हो जाती है। बिकॉज ऑफ जनरली because generally people are less sure of profitability of public sector enterprises, so they will be reluctant to invest their capital therein। तो अगर कोई भी सरकारी कंपनी आती है तो लोगों को इतना ज़्यादा भरोसा नहीं हो पाता उसके ऊपर कि भाई ये पता नहीं प्रॉफिट में जाएगी नहीं जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो इतने ज़्यादा शेयर मार्केट में लोग एक्टिवली नहीं खरीदते। एक दो कंपनी को खरीद लेते हैं, ज़्यादातर कंपनी को इतना एक्टिवली नहीं खरीदते। तो पिछले 1-2 साल से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकारी कंपनियों के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, मगर अगर आप पिछले 10 साल में देखोगे तो कुछ भी नहीं है। समझ की बात? क्योंकि पिछले 10 साल में पिछले 1-2 साल में ही भागी हैं ये कंपनियाँ, बाकी रेट वही का वही रहा। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल प्रेशर। सम पॉलिटिकल पार्टीज, मेनली लेफ्ट पार्टीज, आर अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, सो इट हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जो लेफ्ट पार्टीज हैं, जो कम्युनिज्म को फेवर करती हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, क्योंकि कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्ट पार्टीज वो सोशलिज्म को फेवर करती हैं, तो वो ये नहीं चाहती कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ आ जाए, क्योंकि उनको पता है प्राइवेट सेक्टर जो है एक्सप्लॉयटेशन करता है लेबरर्स की। तो लेफ्ट पार्टीज लेबर की सपोर्ट में रहती हैं। 8th पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन द वेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मशीनों से काम करेगा, एफिशिएंसी देखेगा, तो जॉब लॉसेस तो होंगे ही। इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन सम एम्प्लॉयज हु वर वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विच वर प्राइवेटाइज्ड मे बी रिट्रेंच्ड। तो जो पहले पब्लिक सेक्टर के अंडर काम कर रहे थे, अब वो कंपनी प्राइवेटाइज हो गई है, तो जब प्राइवेट सेक्टर का जो ओनर आएगा वो आधे बंदों की तो छुट्टी कर देगा। ठीक है। मोर ओवर, to augment their profits, private entrepreneurs employ highly sophisticated technology which is mostly capital intensive। तो प्राइवेट सेक्टर अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मशीनें यूज करेगा जो हाईली सोफिस्टिकेटेड होंगी, तो आधे बंदों की छुट्टी तो मशीनों से ही हो जाएगी। सच अ टेक्नोलॉजी कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करने से अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा फैलेगी। नेक्स्ट आ जाता है इग्नोर्स वीकर सेक्शंस। प्रॉफिट मोटिव इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन तो प्रॉफिट मोटिव के पीछे भागता है। प्रोडक्शन एम्स एट मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रोडक्शन वही गुड्स की होगी जो जहां पे प्रॉफिट जनरेट होंगे। एंटरप्रेन्योर्स आर मोर इंक्लाइन टू प्रोड्यूस गुड्स दैट कैटर टू लग्जरीज एंड कंफर्ट्स। तो वो ज्यादा गुड्स नेसेसिटीज को ना बना के लग्जरीज और कंफर्ट्स के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। नीड्स ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर इग्नोर्ड। तो जो गरीब बंदा है उसके लिए थोड़ी ना सामान बनाया जाएगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे भी नहीं है। मोर ओवर, प्राइवेट सेक्टर डज नॉट ऑफर जॉब रिजर्वेशन टू SC ST एंड BC कैंडिडेट्स। तो सिंपल वर्ड्स में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कोई जॉब रिजर्वेशन का भी कोई तरीका नहीं है। तो जो गरीब लोग हैं, जो असल में जिनको जो बेनिफिट्स चाहिए उनको नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इग्नोर्स एंटरप्राइजेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट सेक्टर वर्क्स ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव। वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगा, नेशनल इंपॉर्टेंस को तो वो देखेगा भी नहीं। समझ की बात? सो दिस सेक्टर डज नॉट एंटर इन सच एरियाज इन विच प्रॉफिटेबिलिटी इज लो। तो वो एरियाज में आएगा नहीं जहां प्रॉफिट्स लो हैं। सो समटाइम्स की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज आर इग्नोर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो की और बेसिक काम है, बेसिक इंडस्ट्रीज है, वो काम नहीं करता, वो अपने प्रॉफिट को देखता है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन रीजनल imbalances, very important. Because of inadequate infrastructure, private sector hesitates to set up units in backward areas। प्राइवेट सेक्टर कहता है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरा माल कैसे आएगा, कैसे बिकेगा, तो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है सिर्फ उसी जगह पे अपनी कंपनीज खोलता है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स प्रेफर टू सेट अप देयर यूनिट्स इन ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन्स, इट हैज लेड टू रीजनल इम्बैलेंसेस। तो जो ऑलरेडी इलाका डेवलप है वहीं पे जाके प्राइवेट सेक्टर काम करता है। ऐसे अंडर डेवलप या फिर जो अनबैलेंस्ड जगह है जहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पे तो जाके खोलेगा नहीं, तो रीजनल इम्बैलेंसेस प्राइवेट सेक्टर के आने से और ज़्यादा हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कैसे हुआ, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।